हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है द ग्रेट हिप्नोटिस्ट। ये मूवी साल 2015 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और इस मूवी का एंड बाकी मूवीज की तरह आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में टियाना नाम की एक खतरनाक लेडी को दिखाते हैं। टियाना खिड़की से झांककर मीसू को ढूंढ रही थी। वहीं मीसू अपनी बेटी जैना के साथ दीवार के उस पार छिपी हुई थी। अब जैसे ही मीसू खिड़की की तरफ झांकने की कोशिश करती है, वैसे ही उसे महसूस होता है कि टियाना ने उन्हें दूसरी खिड़की से देख लिया। अब टियाना उस बिल्डिंग के अंदर आने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख मीसू अपनी बेटी को लेकर कॉरिडोर की तरफ पहुँचती है, लेकिन कॉरिडोर के सारे कमरे बंद थे। वहीं अब तक टियाना उस बिल्डिंग के अंदर एंटर कर चुकी थी और मीसू को ढूंढ रही थी। तभी मीसू को एक खुला हुआ कमरा मिल जाता है, लेकिन इस कमरे के अंदर पहले से ही एक आदमी मौजूद था। मीसू उस आदमी से कहती है, मेरी मदद कीजिए, एक पागल औरत मेरी बेटी को चुराना चाहती है। वो आदमी कहता है, घबराने की बात नहीं, आप बिल्कुल सेफ हैं। वैसे मैं अभी एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, इसमें लिखा है कि कोई गुस्साल किस्म का आदमी एक ओल्ड लेडी के बच्चे को चुराने की कोशिश कर रहा था, पर अंत में पता लगा कि असल में वो गुस्साल आदमी ही उस बच्ची का फादर था और वो ओल्ड लेडी उस बच्ची को चुराने की कोशिश कर रही थी। मीसू कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? वो आदमी कहता है, मुझे शक है, कहीं आप खुद इस बच्ची को चोरी करके तो नहीं ले जा रही हो। मीसू उस आदमी के पास आकर कहती है, ये देखो, मेरे पासपोर्ट में हमारी साथ में फोटो है। वो अनजान आदमी कहता है, इस पासपोर्ट में आप नहीं हो। इसे सुन मीसू अपने पासपोर्ट को ध्यान से देखती है तो वहाँ पासपोर्ट में जैना के साथ उसी खतरनाक औरत टियाना की तस्वीर थी। इसे देख मीसू को कुछ समझ नहीं आता। तभी मीसू देखती है कि जिस किडनैपिंग का जिक्र वो आदमी कर रहा था, वो किडनैपिंग आज से 20 साल पहले हुई थी। फिर वो आदमी मीसू की बच्ची को अपने साथ बाहर ले चलता है। इसे देख मीसू भी बाहर आती है और तभी मीसू को वहाँ सामने टियाना दिखती है। यहाँ हमें पता लगता है कि टियाना और कोई नहीं बल्कि मीसू की ही 20 साल पुरानी वर्जन है। दरअसल मीसू ने 20 साल पहले किसी आदमी से अपनी बेटी जैना को किडनैप किया था। अब जैसे ही मीसू जैना का हाथ छोड़ती है और पुरानी वाली मीसू यानी टियाना जैना को लेकर वापस चली जाती है ताकि जैना को उसके फादर को लौटा सके, वैसे ही अचानक मीसू का सपना टूट जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि सपने में दिखा वो आदमी मीसू का साइकियाट्रिस्ट पार्क था। दरअसल पार्क ने मीसू को हिप्नोटाइज किया हुआ था। पार्क मीसू से कहता है, क्या आपको टियाना अब भी अपने सपने में दिखती है? मीसू कहती है, नहीं। एक्चुअली ये पूरा वीडियो क्लिप पार्क एक प्रोजेक्टर के थ्रू किसी सेमिनार में शो कर रहा था। पार्क सभी को बताता है कि मैंने मीसू पर हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल किया था। इसमें मैंने मीसू की याददाश्त से खुद को गायब कर दिया, जिस वजह से मीसू सपने में नहीं समझ पाई कि मैं उसका साइकियाट्रिस्ट हूँ। तब एक लेडी खड़ी होकर सवाल करती है कि आप उस पेशेंट को आम मेथड से भी ठीक कर सकते थे, फिर आपने उसकी मेमोरी से खुद को क्यों मिटाया? पार्क कहता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किससे डिस्कस करती हैं? वो लेडी कहती है, अपने फादर और दोस्तों से। पार्क कहता है, और अगर आपने आपके फादर को किसी पराई लड़की के साथ फिजिकल होते देख लिया तो क्या आप इस बारे में भी अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगी? मैं बताता हूँ, आप ऐसा नहीं करेंगी, बल्कि आप अपने फादर से भी इस बारे में बात करना नहीं चाहेंगी और हमेशा के लिए इस बात को मन में ही दबा लेंगी। इसी तरह हमारे कुछ पेशेंट्स अपनी बीमारी के बारे में किसी फैमिली या रिश्तेदारों से डिस्कस नहीं करते, इवन हमारे जैसे साइकियाट्रिस्ट से भी नहीं। इसीलिए इस तरह के पेशेंट्स की मन की बात जानने के लिए हमें ऐसे मेथड्स का यूज करना पड़ता है ताकि पेशेंट अपनी प्राइवेट बात पूरी तरह कंफर्टेबल होकर हम तक पहुँचा सके। वो लेडी कहती है, और अगर मेरा साइकियाट्रिस्ट हिप्नोटाइज करने के बहाने मेरा यूज करे तो मैं कैसे पता कर पाऊंगी? तो पार्क इस सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पाता। आगे पार्क के प्रोफेसर मिस चैन पार्क के लेक्चर की तारीफ करती है और बताती है कि मैं यहाँ मेरी एक पेशेंट को तुम्हें रेफर करने आई हूँ। उसका नाम रैन माओरी है। रैन बचपन में अनाथ थी, लेकिन 6 साल की उम्र में रैन को किसी हांगकांग फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। खैर हाल में रैन कुछ अजीब बिहेव कर रही है। उसे पल पल ऐसा लगता है कि उसके साथ किसी का साया है, यानी उसे भूत दिखते हैं। पार्क कहता है, भूत जैसा कुछ नहीं होता, रैन को बस डिल्यूजन हुआ है। मिस चैन कहती है, हो सकता है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। रैन ने आज तक अपनी इस कंडीशन को कई सारे साइकियाट्रिस्ट को दिखवाया है, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं कर सका। रिसेंटली रैन तुम्हारी स्टूडेंट जून के पास ट्रीटमेंट कराने गई थी और जून का कहना है कि रैन बहुत लॉजिकल और तेज दिमाग वाली थिंकर है। उसकी बताई गई स्टोरी के अंदर जरा सी भी गलती नहीं है। पार्क कहता है, इस केस ने तो मुझे एक्साइटेड कर दिया है, मैं इस केस को लेने तैयार हूँ।
रात में पार्क अपने एक पेशेंट की फाइल को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ कमरे में पार्क की सेक्रेटरी आती है और पार्क को एक और पेशेंट की फाइल देती है। पार्क कहता है, इतनी रात को कौन सा नया पेशेंट आया है? सेक्रेटरी कहती है, इस पेशेंट का नाम रेन है, शायद प्रोफेसर ने आपको इसके बारे में बताया था। पार्क कहता है, हाँ याद आया, उन्हें अंदर भेजो। तो पेशेंट रेन को लाने सेक्रेटरी बाहर जाती है, लेकिन काफी वक्त से रेन ऑफिस में नहीं आती। तब पार्क खुद ही रेन को लाने कमरे से बाहर निकलता है। यहाँ रेन काफी वक्त से एक घड़ी को घूरे जा रही थी। पार्क रेन के पास बढ़ता ही है। तभी रेन कहती है, इस घड़ी के टिक टिक के आवाज में कोई ग्लिच है। पार्क कहता है, शायद मैकेनिकल खराबी होगी। रेन कहती है, नहीं, असल में ये घड़ी स्लो है। ऐसा कहकर रेन जैसे ही उस घड़ी को 12 पर घुमाती है, वैसे ही 12 बजे का अलार्म बज उठता है। यानी सच में इस वक्त 12 बज रहे थे। इसे देख पार्क हैरान रह जाता है। फिर रेन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरा नाम रेन माओरी है। इसे सुन पार्क रेन से हैंडशेक करके उसे अपने ऑफिस के अंदर बुलाता है। यहाँ ऑफिस में बैठते ही पार्क को सीलिंग से कुछ आवाजें आती हैं। पार्क कहता है, ऊपर रेनोवेशन चल रही है। ऐसा कहकर पार्क ऑफिस से बाहर निकलता है और अपनी सेक्रेटरी से जाकर कहता है, इतने सालों से ऊपर कोई नहीं रह रहा था, तो ये रेनोवेशन कहाँ से शुरू हो गई? ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तब सेक्रेटरी रेनोवेटर्स को रोकने जाती है। इस दौरान पार्क फोन निकालकर अपनी स्टूडेंट जून से रैन के बारे में पूछता है। तब जून कहती है, रैन में कुछ अलग है, वो किसी के भी मन की बात जान सकती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब जून रैन का सेशन ले रही थी, तब जून ने कहा, अब मुझे अपना दोस्त मानकर सब कुछ अच्छे से बताओ। रैन कहती है, मेरे साथ ये झूठी हमदर्दी काम नहीं करेगी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बाकी आम पेशेंट्स की तरह परसीव करती हो। वैसे मिस जून, क्या आपको पता है कि एक अपेंडेंट बच्चे की सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि वो अपने असली पेरेंट्स से मिले? तो इसे सुन जून सहम जाती है। जून प्रेजेंट में कहती है, उसे कैसे पता लगा कि मैं अपने एक बच्चे का अबॉर्शन करा चुकी हूँ? पार्क कहता है, क्या पता वो अपने खुद के बारे में बता रही हो। वैसे भी रैन खुद एक अनाथ है। जून कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं तुम्हें एक ही एडवाइस देना चाहूंगी। लेकिन पार्क जून की बातों को सीरियस ना लेकर कॉल काट देता है और सीधा अपने ऑफिस के अंदर जाता है। यहाँ पार्क को रैन चेयर के सामने कुछ करती हुई दिखती है। तब पार्क रैन को डिस्ट्रैक्ट करते हुए अपने सामने बिठाता है और रैन से अपने बारे में बताने कहता है। रैन कहती है, आप मेरी बातों का यकीन ही नहीं करने वाले, तो मैं आपको क्यों बताऊं? वैसे भी अंत में बाकी डॉक्टर्स की तरह मैं आपको पागल ही लगूंगी। पार्क कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे आपकी स्टोरी में लूप होल मिला तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश जरूर करूंगा। ऐसा कहकर पार्क रेत वाला टाइमर शुरू कर देता है और रैन अपनी कहानी बताना शुरू करती है। रैन कहती है, उस रात मैं अपने कमरे में सो रही थी कि तभी अचानक मुझे किसी चीज के गिरने की आवाज आई। जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो वहाँ मेरे बेड से कांच के आकार का मार्बल निकल रहा था। मुझे लगा कि ये मार्बल यूं ही यहाँ आ गया होगा, इसलिए मैंने उसे अपने पास रख लिया। पर तभी मुझे फिर से आवाज आई और यहाँ मैंने दोबारा से एक और मार्बल देखा। ये सारे मार्बल्स मेरे बेड से निकल रहे थे, इसलिए मैंने चेक करने के लिए वो मार्बल वापस बेड के अंदर फेंक दिए। पर तभी उसे किसी ने कैच कर लिया और तभी एक सेकंड के लिए मैंने वहाँ एक ओल्ड ग्रैनी का चेहरा देखा। वो ग्रैनी मेरे अपार्टमेंट के नीचे वाले फ्लोर में ही रहती थी, इसलिए मैं उनके कमरे में गई और उनके परिवार वालों से पूछा कि ग्रैनी ली कहाँ है। ये पूछते ही मेरी नजर ग्रैनी के फोटो पर गई और ग्रैनी ली के फैमिली वालों ने बताया कि वो आज सुबह ही गुजर चुकी हैं। इसे सुन मुझे काफी शौक लगा। तभी ग्रैंडमा ली के बेटे ने कहा, उन्होंने अपनी वसीयत मरने से पहले कहीं छिपा दी और किसी को नहीं पता कि वो किधर है। तो मैं भी उन दस्तावेजों को ढूंढने लगी। तभी मेरी नजर ऊपर के एक वेंटिलेटर पर गई। ये वेंटिलेटर ऊपर जाकर सीधा मेरे कमरे से जुड़ता था और ग्रैनी का भूत भी मुझे वहीं दिखा था, इसलिए मैंने उन्हें ऊपर देखने का सुझाव दिया। और जैसे ही उस वेंटिलेटर को हटाया गया तो उसमें कुछ मार्बल्स और वसीयत निकले जिसे फैमिली मेंबर्स ढूंढ रहे थे। इसे देख मैं समझ गई कि ग्रैनी का भूत मुझे यहाँ आने का संकेत दे रहा था। तो पार्क को इस बात पर यकीन नहीं होता और पार्क अपनी फाइल में डेजा वू लिखता है। तभी रैन कहती है, मुझे पता है आप इसे डेजा वू लिखेंगे, आपको लगेगा कि मैंने आसपास की चीजें एक्सपीरियंस करके ये कहानी बनाई है, सभी को ऐसा ही लगता है। पार्क कहता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो सब तुम्हारा हेलुसिनेशन हो, तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि तुमने उस रात सच का घोस्ट देखा था? रैन कहती है, इस तरह के घोस्ट मुझे बार बार दिखते हैं, मैं उन्हें अपनी आंखों से देख सकती हूँ। तो पार्क को इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी पार्क रैन का किसी घोस्ट से रिसेंट हुए
इनकाउंटर के बारे में पूछता है तो रैन फ्लैशबैक के थ्रू बताती है कि उस रात मेरा बर्थडे था और मैं पार्टी से लौट ही रही थी कि तभी बस ने काम करना बंद कर दिया। जब मैंने इस बारे में बस ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा थोड़ी देर में बस ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मेरा घर यहीं पास में है, मैं चलते चलते जा सकती हूँ, लेकिन बस कंडक्टर ने कहा ये जगह खतरनाक है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। पर मैं इस पर जिद करने लगी और किसी तरह बस से बाहर आई। अब मैं चलते हुए अपने घर जा ही रही थी कि तभी नीचे रास्ते में मुझे एक लड़की दिखी। मैंने उस लड़की से टक्कर लगने के लिए सॉरी मांगा, लेकिन उस लड़की ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और बस मुझे घूरती रही। तभी इतने में ही वहाँ वो बस ड्राइवर बस ठीक करके आ गया और कहने लगा मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इस लड़की के साथ अकेले चली जाऊंगी। ऐसा कहकर जब मैं पीछे मुड़ी तो मेरे आसपास कोई नहीं था। इसे देख मैं काफी हैरान हुई और वो बस ड्राइवर बस लेकर वहाँ से जाने लगा। तभी उसी बस में मैंने उस अनजान लड़की को देखा। वो लड़की कोई इशारा कर रही थी जिसे मैं समझ नहीं पाई। पार्क कहता है उस बस का नंबर क्या था? तो रैन याद करके बस का एग्जैक्ट नंबर बताती है। पार्क कहता है तुम्हारी मेमोरी काफी शार्प है। रैन कहती है ये सब मेरे साथ असलियत में हुआ है, इसलिए मुझे सब फ्रेम बाय फ्रेम याद है। पार्क कहता है आपने मॉन्टेज इफेक्ट सुना है? कई बार पेशेंट जिन चीजों का एक्सपीरियंस करता है वो सारे इवेंट्स पेशेंट के दिमाग में इस तरह बैठ जाती हैं कि उसका दिमाग उन सभी इवेंट्स को कनेक्ट करके एक स्टोरी बनाने में लग जाता है। जरूर उस रात बस कंडक्टर हड़बड़ी में होगा, इसलिए उसने तुमसे अजीब तरह से बात की होगी और जिस लड़की को तुम भूत बता रही हो वो एक साधारण सी लड़की होगी जो उस बस में चढ़ गई थी। तब रैन अपनी कहानी आगे कंटिन्यू करती है, जिसके साथ मूवी वापस से फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। यहाँ रैन को रोड के उस पार मिसिंग बोर्ड दिखता है। जब रैन उसे गौर से देखती है तो उसे पता लगता है कि वो लड़की 2 साल पहले ही मर चुकी है और बस ड्राइवर इसलिए घबराया हुआ था क्योंकि उस जगह पर उसने उस लड़की का रेप करके उसकी लाश काट दी थी। ऐसा बताकर रैन पार्क को एक न्यूज़पेपर दिखाती है। इसके मुताबिक रैन ने जब ये हादसा पुलिस को बताया तो पुलिस ने उस एरिया की छानबीन की, जिससे उन्हें बस ड्राइवर के खिलाफ सबूत मिले और अब बस ड्राइवर जेल में है। इसे देख पार्क कहता है अब तो मेरा शक पक्का हो गया, तुमने यही न्यूज आर्टिकल पढ़कर ये छोटी कहानी गढ़ी होगी। इस न्यूज में कहीं भी तुम्हारा नाम नहीं है। रैन कहती है मैंने ही खुद उन्हें न्यूज में मेरा नाम डालने से मना किया था। पार्क कहता है खैर मैं तुमसे इस टॉपिक से हटकर एक दूसरा सवाल पूछता हूँ, तो बताओ जिन पेरेंट्स ने तुम्हें अडॉप्ट किया था उनके साथ तुम्हारा बर्ताव कैसा था? रैन कहती है इसका मेरी बातों से क्या ताल्लुक? पार्क कहता है ज्यादातर लोगों की मेंटल डिजीज का कनेक्शन उनके बचपन से होता है। हो सकता है कि बचपन में तुम्हारे साथ कोई अजीब हादसा घटा हो। तो रैन फ्लैशबैक के जरिए बताना शुरू करती है कि जब मैं 4 साल की थी तब मेरे पेरेंट्स मुझे सर्कस घुमाने ले गए थे। अचानक मेरी मॉम ने मेरी जेब में एक लेटर रखा और मुझे जाइंट व्हील में बिठा दिया। सुबह से शाम हो गई पर मेरे मॉम डैड में से कोई मुझे वापस लेने नहीं आया, इसलिए कुछ दिनों बाद मुझे एक ऑर्फनेज में शिफ्ट कर दिया गया। उस ऑर्फनेज के आसपास हमेशा सफेद कॉटन के फूल उड़ा करते थे। खैर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे पता लगा कि जो लेटर मेरी मॉम ने मेरी जेब में रखा था वो उनका और डैड का सुसाइड नोट था। उसमें लिखा था कि उन पर लाखों का कर्जा है, इसलिए वह सुसाइड कर रहे हैं। इसे सुन पार्क कहता है तुम्हें याद है कि अडॉप्ट किए जाने से पहले तुम अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ रहती थी? रैन कहती है साउथ चाइना में। पार्क कहता है काफी अजीब बात है, जिस ऑर्फनेज का तुम जिक्र कर रही हो वो डायरेक्ट नॉर्थ चाइना में पड़ता है। मतलब तुम्हारे पेरेंट्स सुसाइड करने के लिए तुम्हें साउथ से सीधा नॉर्थ लेकर गए थे इतनी दूर? तभी इतने में ही पार्क की सेक्रेटरी आ जाती है और पार्क को डिटेक्टिव मो के भेजे गए कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है। इसे पढ़कर पार्क सीधा वॉशरूम चला जाता है और वॉशरूम का टैप खुला छोड़कर डिटेक्टिव मो से फोन पर बात करने लगता है ताकि रैन को शक ना हो। अब पार्क डिटेक्टिव मो से कहता है क्या मार्च के महीने में साउथ साइड में कहीं कॉटन जैसे फ्लावर्स उगते हैं? डिटेक्टिव कहता है नहीं, ऐसे फ्लावर्स साउथ की बजाय नॉर्थ में उगते देखे गए हैं जहाँ रैन का घर था। तो इसे सुन पार्क को रैन पर और ज्यादा शक हो जाता है। पर तभी जिस टैप को पार्क ने खुला छोड़ दिया था उसका पानी सिंक से गिरकर नीचे टपकने लगता है, जिसे देख पार्क को एबनॉर्मल सा फील होता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि पार्क को हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डरने वाली बीमारी है। दूसरी तरफ रैन पार्क की गैर हाजिरी में उसके डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। तभी पार्क रैन को पीछे से आवाज देता है, जिसे सुन रैन चौंक जाती है और नॉर्मल बिहेव करते हुए वापस अपनी सीट में जाकर बैठती है। अब पार्क रैन से कहता है मैंने आपकी अभी तक जितनी भी बातें सुनी है उस पर मुझे पूरी तरह यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मुझे अब आप पर हिप्नोथेरेपी करनी होगी। सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाइए और बस मेरी इस घड़ी की तरफ देखिए। ऐसा कहकर पार्क अपनी वॉच हिलाते हुए रैन को हिप्नोटाइज करने लगता है, पर तभी पार्क से उसकी वॉच छूट जाती है। इससे रैन डिस्ट्रैक्ट होकर उस वॉच
वॉच को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वॉच को उठाते ही रैन एक अलग जगह, एक अलग समय में थी। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ रैन के पेरेंट्स उसे आखिरी बार छोड़कर गए थे। दरअसल रैन को पार्क ने हिप्नोटाइज कर दिया था। रियल लाइफ में पार्क रैन से कहता है, तुम बिल्कुल महफूज हो, अब तुम अपना ध्यान लगाकर बिल्कुल सामने की तरफ देखो, वहाँ एक रेड कलर का दरवाजा है, उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करो, उसी दरवाजे के पीछे वो सब कुछ है जो तुम ढूंढ रही हो। अब बताओ, उस दरवाजे के अंदर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? रैन हिप्नोटाइज स्टेज में कहती है, वहाँ पानी है, ढेर सारा पानी, उस पानी के साइड एक ब्रिज भी है। पार्क कहता है, और कुछ? लेकिन इतने में ही रैन वापस होश में आ जाती है और पार्क ये सब लिखने लगता है। तभी पार्क महसूस करता है कि वो खुद उस जगह यानी तालाब के पास वाले ब्रिज में पहुंच गया था। इसे देख पार्क हैरान होता है और तभी रैन सामने से आकर पार्क को धक्का दे देती है, जिससे पार्क पानी में जाकर गिरता है और पानी की गहराइयों में जाते ही पार्क को उसके सामने कुछ फ्लैशबैक आने लगती हैं। पर तभी पार्क को भी होश आ जाता है और हम देखते हैं कि रैन पार्क से काफी दूर बैठी हुई थी। पार्क कहता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? रैन कहती है, कुछ भी तो नहीं। तभी पार्क को फिर से डिटेक्टिव मो का कॉल आता है। दरअसल मो ने कुछ और फाइल्स भेजी थी। बाहर जाकर पार्क अपनी सेक्रेटरी से उन फाइल्स को लेता है और उन्हें पढ़कर पार्क के होश उड़ जाती हैं। अब पार्क अपने कमरे में वापस जाता है और रैन से कहता है, मुझे तुम्हारी बातों पर पहले से ही शक था और इवन तुम्हारे पेरेंट्स कभी किसी तरह के कर्जे से दबे हुए नहीं थे। रैन कहती है, फिर उन्होंने मुझे अकेला छोड़कर सुसाइड क्यों किया? पार्क कहता है, उन्होंने कभी सुसाइड नहीं किया, उल्टा रिपोर्ट के मुताबिक वह लोग अपने एक बेटे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। रैन कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। पार्क कहता है, यही असलियत है। दरअसल जिसे तुम अपने पेरेंट्स समझ रही हो, उन्होंने तुम्हें किसी ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था। ये देखो, डिटेक्टिव मो ने मुझे तुम्हारा अडॉप्शन सर्टिफिकेट भी भेजा है। इसके मुताबिक जब तुम सिर्फ 2 साल की थी तभी तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था। जाहिर है कि इतनी कम उम्र की वजह से तुम्हें कुछ याद नहीं होगा और तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें छोड़ने के बाद सुसाइड किया था, तो ये बात भी झूठ है। असल में तुम्हें अडॉप्ट करने के 2 साल बाद ही उन्हें एक बेटा हो गया था, जिसके बाद उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। ऐसा कहते ही रैन फिर से हिप्नोटाइज हो जाती है और यहाँ सपने में रैन को याद आता है कि जब उसकी फोस्टर मॉम ने उसे रोलर कोस्टर में छोड़ा था तब वो प्रेग्नेंट थी और रैन को खुद से दूर जाता देख स्माइल कर रही थी। इस हादसे के बाद रैन वापस उसी ऑर्फनेज में आ गई जहाँ से उसे उसके नकली पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था। रियल लाइफ में पार्क कहता है, यानी तुम्हें बहुत कम एज में अडॉप्ट किया गया था, जिसकी मेमोरी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को घात कर गई और उसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें भूत दिखते हैं। ऐसा कहकर पार्क चुटकी बजाता है, जिससे रैन होश में आ जाती है। पार्क रैन से कहती है, तुम गलत हो। अगर मैं पहले से अनाथ होती तो फिर मुझे मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता होता कि मेरा बर्थडे 5 मार्च को आता है? पार्क कहता है, शायद ये तुम्हारा बनाया हुआ बर्थडे है, हो सकता है कि तुम्हें किसी और ने ये बर्थडे डिक्लेयर किया हो। अच्छा, वैसे तुमने मुझे अपने फियांसे के बारे में नहीं बताया। रैन कहती है, कैसा फियांसे? पार्क कहता है, जब से तुम इस कमरे में आई हो तब से तुम अपने मिडिल फिंगर को दूसरे हाथ से टच करती जा रही हो। दरअसल तुम्हारे उस फिंगर में पहले एक एंगेजमेंट रिंग थी जिसे तुम्हें तनाव में घिसने की आदत हो गई थी। मतलब तुम शादीशुदा हो, पर अब तक तुमने मुझसे इस बात को छिपाए रखा। लेकिन रैन इस बारे में पार्क को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। तब पार्क कहता है, ठीक है, फिर आप जा सकती हैं, सेशन खत्म हुआ। इसे सुन रैन को अजीब लगता है कि पार्क ने अचानक उसे कैसे फ्री छोड़ दिया। लेकिन रैन जैसे ही पार्क के ऑफिस से बाहर जाती है वैसे ही उसे सब कुछ बदला हुआ सा दिखाई देता है और यहाँ हम देखते हैं कि रैन अपनी यादों के अंदर खुद के फ्लैशबैक में पहुँच गई थी। आगे रैन जब बाहर बालकनी में जाती है तो वहाँ उसे पुरानी वाली रैन देखने मिलती है। पुरानी रैन से ऑर्फनेज की मालकिन कहती है, मुझे नहीं लगा था कि ग्रेजुएशन के बाद तुम हमसे मिलने आओगी। रैन कहती है, कैसे नहीं आती, आखिर ये ऑर्फनेज मेरा पहला घर है। तभी इतने में ही रैन को कुछ वॉलंटियर्स की आवाज आती है। दरअसल ये सारे वॉलंटियर्स ऑर्फनेज में बच्चों को गिफ्ट्स या सरप्राइज देने आती थी और इनमें से जैक नाम का वॉलंटियर काफी समय से ऐसा करता आ रहा था। जैक के बारे में जानकर रैन को जैक में इंटरेस्ट आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि रैन और जैक का रिलेशन बिल्ड होने लगता है। तभी एक दिन जैक रैन से कहता है, तुम्हारा कभी बर्थडे नहीं होता ना, तो एक काम करते हैं, अब से हम दोनों एक साथ 3 मार्च के दिन अपना बर्थडे मनाएंगे। तो रैन इस पर हाँ कर देती है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। तभी रैन अचानक से खुद को एक बॉक्स के अंदर पाती है। रैन जैसे ही उस बॉक्स को ऊपर करती है तो ये बॉक्स नहीं बल्कि कॉफिन था और इस कॉफिन में जैक की लाश थी, जिसे रिस्पेक्ट देने वहाँ बहुत सारे लोग आए थे। तभी जैक कॉफिन से उठकर रैन से पूछता है, तुमने मुझे क्यों मारा? रैन कहती है, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा, बल्कि तुम्हें मारने वाला।
ऐसा कहते ही रैन को कोई अजनबी पीछे खींच लेता है और रैन होश में आती है। दोस्तों, इधर पार्क ने रैन के ऊपर वही टेक्निक यूज की जिसके बारे में उसने मूवी की स्टार्टिंग में बताया था, यानी रैन को बगैर पता लगे पार्क ने रैन को हिप्नोटिज्म की स्टेज में भेज दिया था। पार्क अब भी रैन से कहता है, तुम मुझे बता रही थी कि तुम्हारे हस्बैंड को किसने मारा था, लेकिन रैन पूरे होशो आवाज में आ गई थी, इसलिए वो पार्क को कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। पर कमरे के बाहर रैन को कुछ याद आता है और रैन वापस आकर पार्क को ज्वाइन करती है और पार्क को बताती है कि जैक एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। पार्क कहता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं वो किस तरह का एक्सीडेंट था, तो रैन इस पर साफ इनकार कर देती है। पार्क कहता है, ठीक है, वैसे तुमने यहाँ आते ही ये दावा किया था कि तुम्हें घोस्ट दिखते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने हस्बैंड का भी घोस्ट दिखता है? रैन कहती है, ऐसा नहीं है। पार्क कहता है, अब मैं समझा, तुमने अभी तक मुझे जितनी भी स्टोरीज बताई थी वो सब झूठी स्टोरीज थी, असल में तुम्हें डिल्यूजन है। अपने हस्बैंड जैक के मरने के बाद भी तुम्हें हर समय ऐसा लगता है कि जैक तुम्हारे साथ है और इसी बात को सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे दिमाग ने झूठी कहानियां बनाना शुरू की हैं, ताकि तुम्हें ऐसा यकीन हो जाए कि तुम्हें मरे हुए लोगों की आत्मा दिखती है। रैन कहती है, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैंने आपको जो कुछ भी बताया है बिल्कुल सच है। पार्क कहता है, क्योंकि तुम्हारी बातों का कोई प्रूफ नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा कि तुम उन सारे हादसों में इन्वॉल्व थी। अब मान भी जाओ, ये सब बस तुम्हारी दिमाग का भ्रम है। जो एक बार मर जाता है वो कहीं किसी रूप में वापस नहीं लौटता। तभी रैन अचानक से मुड़कर कहती है, अच्छा, अगर वह वापस नहीं आते तो मुझे तुम्हारे पीछे दो आत्माएं क्यों दिखाई दे रही हैं? पार्क कहता है, मेरे साथ नाटक करना बंद करो, तुम्हारा सेशन पूरा हुआ, अब घर जाओ। रैन आगे कहती है, पता है, जब ये सेशन शुरू हुआ था तभी से वह दोनों आत्माएं मुझे दिखाई दे रही थी। उनमें से एक ने मुझे बताया कि तुम्हारा बर्थडे 28 दिसंबर को आता है। पार्क कहता है, ये तुमने जरूर गूगल से पता किया होगा। अगर हमारे अलावा इस कमरे में कोई और मौजूद है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? रैन कहती है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि सिर्फ मैं ही उन्हें देख सकती हूँ? ऐसा कहकर रैन मेज में पड़े एक ग्लास को घुमाकर उसका पानी फेंक देती है, जिससे पार्क घबरा जाता है। रैन कहती है, वह लोग बता रहे हैं कि तुम पानी से बहुत डरते हो। पार्क कहता है, तुमने मुझ में काफी रिसर्च की है, आखिर तुम्हें भेजा किसने है? रैन पार्क को रोकते हुए कहती है, आपको मुझ पर यकीन करना होगा कैप्टन। तो पार्क चौंकते हुए कहता है, तुमने मुझे कैप्टन क्यों बोला? फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पार्क को कैप्टन नाम से सिर्फ उसकी वाइफ बुलाया करती थी, जो फिलहाल मर चुकी है। रैन पार्क से कहती है, वह दोनों आत्माएं मूव ऑन करने कह रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने आपको माफ कर दिया, लेकिन पार्क रैन की एक नहीं सुनता। तभी रैन पार्क का स्लीव ऊपर करती है। तब यहाँ पार्क के हाथ में खरोच के निशान थे, लेकिन पार्क इसे जल्दी से ढक लेता है। पर अचानक पार्क का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और पार्क अपने आसपास बारिश होते हुए देखता है। रैन इस हालत में पार्क से कहती है, आखिर आपके साथ उस रात हुआ क्या था, याद कीजिए। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पार्क अपनी वाइफ योंग के साथ काफी खुश था और वह दोनों पार्टी से लौटकर अपने घर निकल रहे थे। यहाँ पार्क की वाइफ कहती है, तुम्हें पार्टी में इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए थी। पार्क कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इवन मैं बगैर देखे भी गाड़ी चला सकता हूँ। तभी इतने में ही पार्क की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पानी में डूब जाती है, लेकिन पानी के अंदर पार्क को होश आ गया था, इसलिए पार्क अपनी वाइफ योंग को बचाने की कोशिश करता है। पर यहाँ पानी इतना गहरा था कि वह ऐसा नहीं कर पाता और खुद की जान बचाकर किसी तरह पानी से बाहर निकल आता है। तभी रैन प्रेजेंट में पार्क से कहती है, ये पूरी कहानी नहीं है, तुम अभी मुझसे कुछ छिपा रहे हो। पार्क कहता है, हाँ, दरअसल उस एक्सीडेंट में हमारी गाड़ी के पीछे मेरा एक दोस्त भी सोया हुआ था, लेकिन मेरी वजह से उन दोनों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। इसी गिल्ट की वजह से मैंने उन दोनों फैमिली के सामने घुटने टेक कर माफी भी मांगी, लेकिन आज तक मुझे इस बात का अफसोस है। रैन कहती है, तुम्हें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं, उन दोनों ने तुम्हें माफ कर दिया है। पार्क कहता है, अब मुझे पूरी तरह यकीन है कि तुम जरूर आत्माओं को देख सकती हो। क्या तुम मेरी वाइफ की आत्मा से ये कहोगी कि मैं उसे अभी तक उतना ही प्यार करता हूँ? ऐसा कहते ही पार्क के आसपास वाला सारा पानी बर्फ में फ्रीज हो जाता है, यानी पार्क का गिल्ट निकल गया है और अब पार्क का पानी को लेकर कोई डर नहीं है। रैन अपनी आंखें बंद करने के बाद कहती है, मैंने उनसे तुम्हारी बात बोल दी है, तुम्हारी वाइफ ने कहा है कि तुम उसकी ज्यादा फिक्र मत करो। ऐसा कहकर रैन पार्क की तरफ बढ़ती है और चुटकी बजाती ही पार्क होश में आ जाता है, यानी रैन ने पार्क को हिप्नोटाइज किया हुआ था। होश में आते ही पार्क सीधा जमीन में जा गिरता है, लेकिन पार्क की सेक्रेटरी उसे संभाल लेती है। तभी सेक्रेटरी रैन के पास आकर कहती है, वह लोग आपका ऊपर इंतजार कर रहे हैं। इसे सुन रैन सेक्रेटरी के साथ ऊपर पहुंचती है। ऊपर प्रोफेसर के साथ
पार्क के पेरेंट्स खड़े थे। ये सभी रैन का किसी कारण से शुक्रिया कर रहे थे। तभी वहाँ प्रोफेसर कहती है इस बीमारी का इलाज इसी तरह हो सकता था। उस कार एक्सीडेंट के बाद से पार्क खुद को माफ नहीं कर सका, जिससे वो पोस्ट ट्रॉमा में जाने लगा। ये ट्रॉमा पार्क के अंदर इतना बढ़ गया कि पार्क ने खुद को कई बार मारने की कोशिश की। पार्क को हमेशा ऐसा लगता था कि उसी ने अपनी वाइफ और दोस्त की हत्या की है। हालांकि पार्क के इस मेंटल डिजीज को कुछ साइकोलॉजिस्ट को दिखाया गया, लेकिन पार्क खुद एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट था, जिस कारण उसे कोई दूसरा हिप्नोटाइज करके मन की बात नहीं उगलवा सका। इसलिए प्रोफेसर ने इस काम के लिए रैन को चुना। लेकिन रैन कहती है आपको पता है ना कि पार्क और मैं एक ही स्कूल में थे, इसलिए वो मुझे पहचान जाएगा। प्रोफेसर कहती है इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रैन ने पार्क की घड़ी में पहले से ही छेड़छाड़ की थी और इस पूरे प्लान में पार्क की सेक्रेटरी भी मिली हुई थी। पार्क की सेक्रेटरी ने कॉफी में दिमाग को हल्का करने वाली दवाई मिला दी थी, जिसे पीने के बाद पार्क की समझने की शक्ति थोड़ी कम हो गई। और जब पार्क रैन को लेने बाहर गया, तब रैन ने घड़ी को ठीक करने के बहाने पार्क को घड़ी की आवाज ठीक से सुनने कही, जिसे सुनते ही पार्क हिप्नोटाइज हो गया। और रैन का चेहरा देखने पर भी पार्क को रैन के बारे में कुछ याद नहीं आया। उल्टा रैन उसे एक अलग पर्सनैलिटी लगी। मतलब रैन ने पार्क पर वही हिप्नोटिज्म यूज किया जिसके बारे में पार्क अपने पहले सेशन में बता रहा था। लेकिन अब भी सबसे मुश्किल पड़ाव था पार्क के हिप्नोटिज्म से बचने का, क्योंकि नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर वह लोग रैन की असली आइडेंटिटी तो छिपा सकते थे, लेकिन पार्क हिप्नोटिज्म के जरिए रैन से उसकी रियल आइडेंटिटी अब भी उगलवा सकता था। इसलिए रैन अपने हाथ में एक छोटा सा टूथपिक लेकर गई थी। यहाँ जब भी रैन को सपने में ऐसा लगता कि पार्क उसके दिमाग में झांकने की कोशिश कर रहा है, तभी रैन टूथपिक को दबाकर सपने से बाहर निकल आती थी और पार्क को अपने सपने के बारे में गलत बताती थी। लेकिन रैन को ऐसा लगता था कि पार्क रैन की बातों पर इतनी जल्दी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि पार्क बाकी साइकोलॉजिस्ट से ज्यादा स्मार्ट है। हमें उसे ऐसा दिखाना पड़ेगा कि मैं उसके वश में हूँ और वो मुझे गलत साबित कर रहा है। तो इसके लिए रैन ने 2 झूठी कहानियां बनाई और पार्क के सामने ऐसा दावा किया कि मुझे भूत दिखते हैं। इवन रैन ने जानबूझकर अपनी मिडिल फिंगर रगड़ने का नाटक किया ताकि पार्क इस निष्कर्ष में पहुंचे कि रैन शादीशुदा है। मतलब पार्क रैन को नहीं बल्कि रैन पार्क को मैनिपुलेट करके उसका ट्रीटमेंट कर रही थी, ताकि पार्क इस गिल्ट से निकले कि पार्क ने अपने दोस्त और वाइफ को नहीं मारा था। ये जानने के बाद सभी उस कमरे से बाहर निकलते हैं, सिर्फ रैन और प्रोफेसर को छोड़कर। यहाँ प्रोफेसर रैन को सांत्वना देने की कोशिश करती है और तभी हमें रिवील होता है कि जिस रात पार्क का एक्सीडेंट हुआ था, उस गाड़ी के पीछे बैठने वाला रैन का हस्बैंड जैक था। यानी जैक की मौत पार्क की वजह से हुई थी। और यही बात रैन पार्क को सपने में रिवील ही करने वाली थी कि इससे पहले रैन जानबूझकर होश में आ गई। आगे रैन बिल्डिंग के बाहर खड़ी होकर इस बारे में सोचने लगती है। तभी रैन के पास पार्क आता है। पार्क अब हिप्नोटिज्म स्टेज से बाहर था और पार्क को ये भी भनक नहीं थी कि रैन उससे मिलने उसकी पेशेंट बनकर आई थी। यहाँ पार्क रैन से उसके हस्बैंड जैक के लिए माफी मांगता है और बताता है कि मैं उस रात सच में तुम्हारे हस्बैंड और अपनी वाइफ को बचा सकता था, लेकिन मैंने अपनी जान बचाना बेहतर समझा। रैन कहती है मैं ये बात जानती हूँ, इसलिए तुम्हें हर कोई माफ कर सकता है, पर तुम खुद को आज भी माफ नहीं कर सकते। ऐसा कहकर रैन वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।